नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियरिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं भारत सिंह आपके लिए लेकर के नहीं आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था। मित्रों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना के ऊपर जिक्र करें, प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका। हाँ, मैं इसके ऊपर बात करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन बने, किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, सभी के ऊपर यहाँ पर हम बड़ी डिटेल से विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें जो प्रस्तावना है इसका विचार। प्रस्तावना का विचार भारत ने कहाँ से लिया है? तो मित्रों, प्रस्तावना का जो विचार भारत ने लिया है वो कहाँ से लिया है? अमेरिका। प्रस्तावना का विचार भारत ने कहाँ के संविधान से लिया है? अमेरिका से लिया है। अब हम बात करें प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की किसकी बात करें? भाषा। तो प्रस्तावना की जो भाषा है भारत ने वो कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहाँ से लिए? भाषा को कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भारत ने क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा। अच्छा, हम बात करें प्रस्तावना का आधार। प्रस्तावना का आधार कि जो आधार है ये कहाँ से लिया है? तो प्रस्तावना का आधार, मित्रों, हमने जिसके ऊपर बात की थी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहा था ये आधार वाला, प्रस्तावना का आधार। यदि आपको याद है तो हमने जो संविधान सभा थी और वहाँ पर जिसकी बात करें, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा के अंतर्गत है। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही प्रस्तावना का क्या है? आधार है। अच्छा मित्रों, हमने इसके ऊपर ये जिक्र किया था कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 और इसे संविधान सभा ने पारित किया था 22 जनवरी 1947। बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा था हमारा ये संविधान सभा के अंतर्गत जो आया था, और यहीं से हमने प्रस्तावना का क्या लिया है? आधार लिया है। तो प्रस्तावना का आधार कहाँ से आया है? उद्देश्य प्रस्ताव से, जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे क्या कर दिया था? पारित। और प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ के संविधान से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ के संविधान से लिया है? अमेरिका। अब मित्रों, आपके पास एक क्वेश्चन आए कि भारतीय प्रस्तावना है, भारत की जो उद्देशिका है वो भारत ने कहाँ से ली है? तो देखो, यहाँ पर ना तो विचार का क्वेश्चन आया, ना भाषा का क्वेश्चन आया, ना आधार का आया। तो आपको आंसर याद रखना है अमेरिका। जब भाषा का है तो ऑस्ट्रेलिया, आधार की बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात करेंगे। अब हम थोड़ा हमारे कॉन्सेप्ट को, हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं। तो जो प्रस्तावना है इसे भारतीय संविधान का कहा जाता है परिचय, या इसे कहते हैं भूमिका, यानी भारतीय संविधान का परिचय या भूमिका। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान का परिचय या भारतीय संविधान की भूमिका किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। यही भारतीय संविधान का सार है। क्या है? भारतीय संविधान का क्या है? ये सार। तो अब आपके पास क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान का सार किसे माना गया है, तो भारतीय संविधान का सार भी किसे माना है? प्रस्तावना को माना गया है। भारतीय संविधान का परिचय, भूमिका किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। अच्छा मित्रों, एक विद्वान था एन ए पालके वाला, उसने भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था। उसने इसे क्या कहा था? भारतीय संविधान का परिचय पत्र। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन आए भारतीय संविधान का परिचय पत्र, भारतीय संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा? तो भारतीय संविधान का परिचय पत्र जो प्रस्तावना को कहा था वो कहा था एन ए पालकी वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम कई बार ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। अक्सर देखते हैं कि भारतीय संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा था? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहने वाले व्यक्ति कौन है? एन पालकी वाला। अच्छा मित्रों, हमने थोड़ी सी बात की है अभी इसके ऊपर है कि प्रस्तावना जो उद्देशिका है, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है प्रस्तावना है,
प्रस्तावना की हमने जो विचार है वो कहां के संविधान से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। प्रस्तावना की भाषा हमने कहां के संविधान से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अच्छा, बात करें प्रस्तावना का आधार किसे माना गया है? उद्देश्य प्रस्ताव को माना गया है। जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में प्रस्तुत कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को किया था। जिसे संविधान सभा ने पारित कब किया है? 22 जनवरी 1947 को इसे पारित भी किया था। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय या भूमिका कहा जाता है, अर्थात ये भारतीय संविधान का क्या है? सार है। भारतीय संविधान का सार हमको किसे बताना है? प्रस्तावना को बताना है। भारतीय संविधान प्रस्तावना को भारतीय संविधान का जो परिचय पत्र है, अगर किसी विचारक ने कहा था, किसी विद्वान ने कहा था, तो किसने कहा था? N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने इसे भारतीय संविधान का क्या कहा था? परिचय पत्र। अब मित्रों हम थोड़ा आगे बढ़े, इसके ऊपर बात करें कि जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना की हम बात करें, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो कितनी बार हुआ है मित्रों? 2 बार। आपको याद रखना है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए जो वो शब्द आते हैं उसके अंतर्गत, तो हम भारत के लोग भारत को एक, देखिए हम भारत आया है ना, हम भारत के लोग भारत को एक, अर्थात प्रस्तावना के अंतर्गत जब हम पढ़े प्रस्तावना को, तो उसमें भारत शब्द का उल्लेख कितने बार मिलता है मित्रों? 2 बार। अच्छा, हम आगे चलें कि प्रस्तावना में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो भारत के व्यक्ति हैं, भारत के व्यक्तियों को किन नामों से जाना जाता है? किन नामों से जाना जाता है? तो मित्रों हम बात करें कि भारत के जो लोग हैं उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? तो उन्हें 2 नामों से जाना जाता है। एक तो हम बात करें, पहला जो नाम आएगा वो आएगा लोग, और दूसरा जो नाम आएगा वो आएगा नागरिक, जिसे कहते हैं नागरिकों और लोगों। ठीक है, तो लोग व नागरिक 2 नामों से जाना जाता है। यानी प्रस्तावना के अंतर्गत भारत के व्यक्तियों को कितने नामों से जाना जाता है? 2 नामों से जाना जाता है। एक क्या है? लोग, और दूसरा क्या है? नागरिक। अच्छा, एक की बात करें, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ था? 2 बार। अब मित्रों हम बात करें हम भारत के लोग, जैसा कि हमारी प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य क्या है कि भारत का जो संविधान है वो शक्ति किनसे प्राप्त करता है? शक्ति का स्रोत क्या है? तो इसका जो तात्पर्य है, हम भारत के लोग हैं। इससे जो तात्पर्य है, इस कॉन्सेप्ट से जो तात्पर्य है वो यह है कि भारत का जो संविधान है वो अंतिम जो शक्ति प्राप्त करता है, शक्ति का जो अंतिम जो स्रोत है, अंतिम रूप से जो शक्ति प्राप्त करता है वो किससे करता है? भारत की जनता से करता है। भारत की जनता से। शक्ति का जो अंतिम स्रोत है वो क्या है? भारत की जनता है। यानी अंतिम रूप से जो शक्ति है वो किसके पास में है? भारत की जनता के पास में है। अच्छा, हम थोड़ा सा एक बार देखें, जो प्रस्तावना है इसमें भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। प्रस्तावना में भारत के व्यक्तियों को कितने नामों से जाना गया है? 2 नामों से जाना गया है। पहला नाम क्या आया है? लोग। दूसरा नाम क्या आया है? नागरिक। अच्छा मित्रों, हम आगे बात करें तो जो हम भारत के लोग हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि भारत का जो संविधान है वो अंतिम रूप से जो शक्ति प्राप्त करता है वो किससे करता है? भारत की जनता से करता है। अब मित्रों हम आगे की बात करें कि भारत का जो संविधान है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। भारत का जो संविधान है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, तो देखें संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रकृति देखते हैं इसमें, है ना, कि किस प्रकार की प्रकृति है। पहली बात करें, पहला एक नाम आता है संप्रभु। दूसरी बात करें
सामाजिक, सामाजिक। तीसरी बात करें पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। चौथी बात करें लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। और पांचवी बात करें गणराज्य, गणराज्य। ये भारतीय संविधान की प्रकृति है, जो कितने प्रकार की बताइए? 5 प्रकार की। संप्रभु है, सामाजिक है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। आपको याद करना है कि संप्रभु, सामाजिक, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य ये भारतीय संविधान की प्रकृति है। यानी कितने प्रकार की यह है? 5। अब इसके उद्देश्य क्या कहते हैं? इसके आपको क्या पढ़ने हैं? उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य। ठीक है, तो अब हम उद्देश्य की बात करें कि उद्देश्य में क्या क्या चीज आती है। देखिए, उद्देश्य में पहली बात आती है न्याय। दूसरा आपको याद रखना है स्वतंत्रता। तीसरा आपको याद करना है समता। और चौथा आपको याद करना है बंधुत्व, बंधुत्व। ठीक है, ये उद्देश्य 4 हैं जो भारतीय संविधान की प्रकृति है। प्रकृति में 5 बातें आई हैं: संप्रभु, सामाजिक, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। यानी इसके अंतर्गत जो बातें आई हैं वो कितनी बातें आई हैं? 5 बातें आई हैं। पहले की यदि हम बात करें तो संप्रभु है, दूसरे की बात करें सामाजिक है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है। अब हमने इसके उद्देश्य पढ़े और उद्देश्यों के अंतर्गत न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये 4 इसके उद्देश्य भी हैं। अब सभी की बात करेंगे हम, तो जो न्याय है, सबसे पहले हम न्याय को देखते हैं। न्याय पहला है सामाजिक, सामाजिक। दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक, राजनीतिक। यानी न्याय कितने प्रकार का है? 3। यानी अब आपके पास क्वेश्चन आएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए? 3 प्रकार के न्याय दिए गए। पहला सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय आपको याद रखना है। इसी प्रकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आपको याद हो गए होंगे कि न्याय कितने प्रकार के? 3। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अच्छा मित्रों, हम बात करें स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की प्रदान की गई है? तो स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहली है विचार, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, धर्म और उपासना, उपासना। यानी स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की प्रदान की गई हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। पहली कौन सी है? विचार। दूसरी कौन सी है? अभिव्यक्ति। तीसरी कौन सी है? विश्वास। चौथा धर्म और 5वीं कौन सी है? उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अच्छा, न्याय कितने प्रकार के थे? 3। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जबकि स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार के हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अब हम बात करें समता, समता। तो समताएं कितनी है? 2। एक तो है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, और दूसरे कौन सा है? अवसर, अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। समता कितने प्रकार की प्रदान की गई है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा की और अवसर की। प्रतिष्ठा की और अवसर, प्रतिष्ठा, अवसर, प्रतिष्ठा, अवसर, ये समताएं प्रदान की गई हैं। बंधुत्व की बात करें, इसमें अखंडता और एकता शब्द आते हैं। इसमें क्या आते हैं? अखंडता, अखंडता व एकता। वह क्या आता है? एकता। ये 2 शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। एक आती है अखंडता, दूसरे क्या आता है? एकता। इस प्रकार हमने इनके ऊपर डिस्कस किया। यानी भारत की जो प्रकृति है, संविधान की जो प्रकृति है,
भारत की प्रकृति में कितनी बातें आई हैं? 5। पहली कौन सी है? संप्रभु। दूसरी कौन सी है? सामाजिक। तीसरी कौन सी है? पंथनिरपेक्ष। चौथी है लोकतांत्रिक। पांचवी कौन सी है? गणराज्य। अच्छा, उद्देश्य की बात की है हमने, तो पहली क्या बात की थी? न्याय। दूसरा क्या था? स्वतंत्रता। तीसरा समता। चौथा बंधुत्व। अब न्याय कितने प्रकार के थे? न्याय की यदि हम बात करें तो 5 प्रकार के न्याय प्रदान किए गए थे। कितने प्रकार के न्याय प्रदान किए गए थे? 5। न्याय कितने प्रकार के प्रदान किए गए थे? 3 प्रकार के न्याय थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। आपको याद हो चुके होंगे अब तक कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। जबकि हम बात करें स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की प्रदान की गई हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता की बात करें तो समताएं कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं। पहली कौन सी है? प्रतिष्ठा, और दूसरी कौन सी है? अवसर। बंधुत्व की जो हमने बात की थी, बंधुत्व के अंतर्गत अखंडता और एकता, 2 शब्द और मिलते हैं, एक मिलता है अखंडता, एक क्या मिलता है? एकता। इस प्रकार हमने इन सभी के बारे में जिक्र किया। मित्रों, हम बड़ी डिटेल से लेकर के इस प्रस्तावना को लेकर चलते हैं, क्योंकि अक्सर इसमें से कोई न कोई क्वेश्चन बनते रहते हैं। आप हमारे चैनल के साथ में इसी प्रकार जुड़े रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें, और आगे हम प्रस्तावना को बढ़ाते हैं। तो प्रस्तावना की अब हम बात करें, हमने ढेर सारी बातें पढ़ी प्रस्तावना में। प्रस्तावना का विचार पढ़ा, अमेरिका से लिया। प्रस्तावना की भाषा हमने पढ़ी कि हमने प्रस्तावना की भाषा, आप बताएं कहाँ से लिए? तो प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से लिए? हमने प्रस्तावना की भाषा? हाँ, ऑस्ट्रेलिया से लिए। अच्छा, इसके आधार की बात करें कि प्रस्तावना का जो आधार है, प्रस्तावना का आधार कहाँ से लिया है? आप आंसर दो। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा है कि प्रस्तावना का आधार हमने कहाँ से लिया है मित्रों? कहाँ से लिया है? उद्देश्य प्रस्ताव से। जो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा ने पारित कब किया था? 22 जनवरी 1947। अच्छा, हमने दूसरी बात की थी, इसमें भारत शब्द कितनी बार आया है? 2 बार आया है। अच्छा, व्यक्तियों को कितने नामों से जाना गया है? 2 नामों से जाना गया है। कौन कौन से? लोग और नागरिक। अच्छा, थोड़ी सी बात करें, इसे हम भारतीय संविधान, ये भारतीय संविधान का क्या है? सार है। ये परिचय पत्र कहने वाले व्यक्ति कौन थे? इनके बाद इनको N.A. पालकीवाला थे। अच्छा, भारत की प्रकृति कितने प्रकार की पढ़ी है आपने? 5 प्रकार की पढ़ी है। संप्रभु है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है। न्याय कितने पढ़े? 3 न्याय पढ़े। कौन कौन से थे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अच्छा, स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की पढ़ी थी? 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। अच्छा, समता कितनी पढ़ी थी? 2, प्रतिष्ठा और अवसर। अब मित्रों, हमारे सामने बेहद ही बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो जिस प्रस्तावना के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिस उद्देशिका के ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्या ये उद्देशिका, क्या ये प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है या नहीं है? यानी मूल संविधान में तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, नहीं है। अब ये विवाद कब आया? तो इसके ऊपर हम जिक्र करें कि बेरूवाड़ीवाद है, और बेरूवाड़ीवाद 1960 में आया। बेरूवाड़ीवाद कब आया? 1960 में बेरूवाड़ीवाद आया है, जो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। तो बेरूवाड़ीवाद 1960 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, क्या है? सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, बात एक ही है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि जो प्रस्तावना है, जो क्या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। मना कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किसके अंतर्गत कहा है? बेरूवाड़ीवाद 1960 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब देखिए मित्रों, आगे हुआ क्या कि अगला एक वाद आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद।
तो केशवानंद भारतीवाद के ऊपर हम जिक्र करें, केशवानंद भारतीवाद है, और केशवानंद भारतीवाद 1973 है, 1973 बनाम केरल राज्य। और यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला बदला और नया फैसला सुनाया, यानी अपने पुराने फैसले को बदल दिया सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का क्या है? भाग है। वहां पर देखें बेरुवाड़ीवाद के अंतर्गत क्या कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और यहां पर इस केशवानंद भारतीवाद के अंतर्गत क्या कह रहा है? प्रस्तावना संविधान का भाग है। अर्थात यदि प्रस्तावना संविधान का भाग है तो प्रस्तावना में उसी प्रकार संशोधन किया जाएगा जिस प्रकार की संविधान के अन्य भागों में क्या होता है? संशोधन किया जाता है। जिस प्रकार, भाई जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो प्रस्तावना में उसी प्रकार संशोधन करो जिस प्रकार की संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया जाता है। और ये हमने आपको बताया संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो जिस प्रकार अन्य भागों में संशोधन होता है उसी प्रकार किसमें परिवर्तन कर दो, किसमें संशोधन कर दो? प्रस्तावना में कर दो। ये बात किसके अंतर्गत कही है? केशवानंद भारतीवाद 1973 के अंतर्गत। जबकि प्रस्तावना को संविधान का भाग किसके अंतर्गत नहीं माना था? बेरुवाड़ीवाद 1960 के अंतर्गत। और इसी बात को ध्यान में रखा, इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो हो क्या रहा है, प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन होगा। प्रस्तावना में एकमात्र क्या होगा? संशोधन होगा। प्रस्तावना में, प्रस्तावना में एकमात्र क्या होगा बे? संशोधन, एकमात्र संशोधन। अब प्रस्तावना में एकमात्र जो संशोधन हो रहा है वो कब हो रहा है? 42वां संविधान 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में एकमात्र क्या हुआ? संशोधन हुआ। मित्रों थोड़ी नीचे प्रॉब्लम आ रही है बोर्ड की, हम दोबारा से पढ़ते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में एकमात्र क्या होता है? संशोधन होता है। कौन से संविधान के अंतर्गत हो रहा है? 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। और यहां पर प्रस्तावना में एकमात्र क्या हो रहा है? संशोधन, एकमात्र संशोधन हो रहा है, ठीक है। और देखो हुआ क्या, और यहां पर एकमात्र संशोधन हुआ और 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष और अखंडता। और कौन सा शब्द आया है? अखंडता। ये अखंडता शब्द जोड़े। कितने शब्द जोड़े? 3। यानी प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ, और एकमात्र संशोधन कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। और कितने शब्द जोड़े हैं यहां पर? 3 शब्द जोड़े। पहला कौन सा है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़ दिए, ठीक है। और प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। तो देखो अब तक आपने कितने वाद पढ़े? 2। बेरुवाड़ीवाद 1960, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जबकि केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया, और जहां पर यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और उसी को आधार मानकर केशवानंद भारतीवाद के अंतर्गत प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हो रहा है 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। और 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब मित्रों आप आगे देखें कि LIC इंडिया बनाम भारत संघ, और ये हो रहा है 1995। कब हो रहा है? 1995। और इस वाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा
कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। आंतरिक हिस्सा है। कैसा हिस्सा है मित्रों? आंतरिक हिस्सा। तो प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा कौन से वाद के अंतर्गत बताया है? LIC इंडिया बनाम भारत संघ, अर्थात भारतीय जीवन बीमा के अंतर्गत जो भारत संघ वर्सेज हुआ था 1995 के अंतर्गत, जिसमें ये कहा कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का आंतरिक हिस्सा है। अच्छा मित्रों, अब आपके पास में बहुत बेहद इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि प्रस्तावना से संबंधित वाद कौन कौन से हैं। तो प्रस्तावना से संबंधित वादों की संख्या कितनी है? 3। पहला बेरुवाड़ीवाद 1960, दूसरा केशवानंद भारतीवाद 1973 और LIC इंडिया बनाम 1995। ये 3 वाद हैं। पहला जो वाद था बेरुवाड़ीवाद 1960, वहां पर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि इन दोनों के अंतर्गत ये दोनों जो हैं, एक है केशवानंद भारतीवाद और दूसरा LIC इंडिया बनाम भारत संघ 1995, इन दोनों वादों के अंतर्गत प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। LIC इंडिया बनाम भारत संघ के अंतर्गत ये कहा प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, जबकि केशवानंद भारतीवाद 1973 के अंतर्गत ये कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है? भाग है। और इसी को आधार मानकर प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत, और 3 शब्द जोड़े। पहला जो शब्द था वो क्या था? समाजवादी। कौन सा शब्द था? समाजवादी। दूसरा क्या था? पंथ निरपेक्ष। तीसरा कौन सा था? अखंडता। अब मित्रों हम आगे की थोड़ी अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। देखो जितने भी क्वेश्चन बनने हैं हम सबको लेकर के नहीं आएंगे, प्रस्तावना के अंतर्गत कुछ नहीं छोड़ना, जितने भी क्वेश्चन है सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं हम प्रस्तावना की यदि हम बात करें तो प्रस्तावना जो है उसके अंतर्गत और कौन कौन सी बातें हैं। तो देखें यहां पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 जो न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, आपने पढ़े हैं ये तीनों न्याय थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। जो ये तीनों जो शब्द हैं हमने जो लिए थे, कहां से लिए इनको देखो आप। ये 3 जो शब्द थे हमने ये रूसी क्रांति से लिए। रूसी क्रांति। अच्छा मित्रों आप बताने का प्रयास करें रूसी क्रांति कब हुई थी? कब हुई थी रूसी क्रांति? हाँ बहुत अच्छा है कि रूसी क्रांति जो हुई है वो कब हुई है? 1917 में हुई। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई। अच्छा रूसी क्रांति जो है वो कब हुई है? 1917 लेनिन के नेतृत्व में, पहली साम्यवादी क्रांति जिसे हम कहते हैं। तो रूसी क्रांति 1917 से हमने कितने शब्द लिए थे? 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। दूसरी हम बात करें स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये 3 शब्द हमने कहां से लिए हैं? अब इनको बताओ, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समता, बंधुता ये भारत ने कहां के संविधान से, कहां से लिए हैं? तो ध्यान रहे ये जो हमने लिए हैं ये फ्रांसीसी क्रांति से लिए हैं। फ्रांसीसी क्रांति। अब आप बताओ कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर जिक्र करें हम तो 1789 से 1799, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति की यदि हम बात करें कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांसीसी जो क्रांति है वो कब हुई थी? 1789 से 1799। अच्छा स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व ये 3 शब्द हमने कहाँ की क्रांति से लिए? फ्रांसीसी क्रांति से। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ की क्रांति से लिए? रूसी क्रांति से। अच्छा मित्र थोड़ा सा आप समझें, ये फ्रांसीसी क्रांति नेपोलियन बोनापार्ट वाली, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के समय पर एक क्रांति हुई। लुई 16 जिसको फांसी दी गई थी, लुई 14, लुई 15, लुई 16, आपने इतिहास की क्लासों के अंतर्गत ये आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो हमने यहाँ से फ्रांसीसी क्रांति से कितने शब्द लिए? 3, स्वतंत्रता, समता
और क्या लिया है, बंधुत्व। ये फ्रांसीसी क्रांति से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है ये शब्द हमने कहां से लिए हैं, रूसी क्रांति से लिए हैं। मित्रों हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाएं कि प्रस्तावना जो है, जो भारतीय संविधान का सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे आंतरिक हिस्सा माना, बेहद ही इंपॉर्टेंट भाग माना, इसके बारे में विचारक क्या क्या कहते हैं, विद्वान क्या कहते हैं, तो वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए देखते हैं कौन क्या क्या कहता है। देखिए प्रस्तावना, प्रस्तावना कि प्रस्तावना कौन क्या क्या कह रहे हैं। भारतीय संविधान, संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, सम्मानित भाग है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का सबसे सम्मानित भाग किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वास्तव में है ऐसा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, संविधान का सार है, संविधान का परिचय, संविधान की भूमिका है। तो भारतीय संविधान का सबसे सम्मानित भाग प्रस्तावना को किसने कहा? ठीक है, पहली बात होती है। दूसरी देखते हैं, संविधान का आभूषण किसने कहा? आभूषण, देखो भारतीय संविधान का आभूषण कौन कह रहा है? संविधान की कुंजी किसने कहा? कुंजी, ठीक है, भारतीय संविधान की कुंजी भी इसे कहा जाता है प्रस्तावना को। और भारतीय संविधान की संविधान की आत्मा भी इसे कहते हैं। क्या कह रहे हैं? आत्मा। ये सारी बातें भारतीय संविधान का सबसे सम्मानित भाग, भारतीय संविधान का आभूषण, भारतीय संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान की आत्मा, जो कहने वाले व्यक्ति हैं वो एक ही शख्स है, एक ही व्यक्ति है, पंडित ठाकुरदास भार्गव। पंडित ठाकुरदास भार्गव जी जो हैं उन्होंने इसे क्या कहा है? देखिए, भारतीय संविधान का सबसे सम्मानित भाग, भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान की आत्मा। अच्छा, अब आप थोड़ा सा देखें, इसको पकड़ो यहां पर, ये भारतीय संविधान की कुंजी, ये क्या है? भारतीय संविधान की क्या है? कुंजी। तो प्रस्तावना को कुंजी नोट किसने कहा? कुंजी नोट। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसे कुंजी नोट किसने कहा? तो इसे जो कुंजी नोट कहा था वो कहा था अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर नजर आ रहा है कि अर्नेस्ट बारकर ने इसे क्या कहा था? कुंजी नोट। देखो भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कौन कह रहा है? पंडित ठाकुरदास भार्गव, जबकि कुंजी नोट कौन कह रहा है? अर्नेस्ट बारकर कह रहा है। अच्छा, एक शख्स और हैं जो इसे कहते हैं भविष्य फल, लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल। लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल, इसे जो कह रहे हैं वो शख्स हैं के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। संविधान सभा में भी ये शख्स आया था, के मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अच्छा, ये देखिए हमारी जो प्रस्तावना थी हमने पूर्ण रूप से बड़ी डिटेल से पढ़े थे, जितने क्वेश्चन बनने थे सभी के ऊपर बात की थी। किस विद्वान ने क्या कहा था कि जो पंडित ठाकुरदास भार्गव हैं इन्होंने भारतीय संविधान का इसे सबसे सम्मानित भाग कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की कुंजी कहा है, संविधान का आभूषण कहा है, पंडित ठाकुरदास भार्गव। मित्रों थोड़ा सा ध्यान रखना कि भारतीय संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में भी है, वास्तव में है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया संविधान सभा में? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और उसी के आधार पर जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसी के आधार पर तो ये प्रस्तावना है, भारत की उद्देशिका है, तो उसके संदर्भ में भी ये बात आती है। वैसे मूल रूप से बात कहने वाले व्यक्ति हैं पंडित ठाकुरदास भार्गव।
कुंजी का क्वेश्चन आए, कुंजी नोट का क्वेश्चन आए। कुंजी कहा है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने और कुंजी नोट कहा है अर्नेस्ट बारकर ने। लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल इसे किसने कहा है? के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी। मित्रों, हमारी क्लास आपको किस प्रकार की लग रही है? बच्चों का बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स भी आ रहा है। उम्मीद करते हैं हमने जो पढ़ाया है बहुत डिटेल से पढ़ाया है, आपको क्लास से अच्छे लगे होंगे। आप हमारे चैनल रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला हम बेहद ही इंपॉर्टेंट भाग लेकर आ रहे हैं और हम भारतीय संविधान का पहला भाग पढ़ेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिसके ऊपर बनते हैं उसे हम लेकर के नहीं आ रहे हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।